Today we have to start with some intensive and extensive properties. So, intensive properties. Those properties of a system which does not depend upon the quantity of a matter present in the system. Does not depend upon the quantity of matter present in the system. So those properties which does not depend upon the quantity of matter are called intensive properties. For example, concentration में क्या है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें आपके पास 500 ml जो है वो 1 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है। अब उस 500 ml में से आप 1 ml भी लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो वही होगी जो कि 500 ml में है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली concentration of the solution intensive property. Similarly temperature, ठीक है। ये भी अगर एक सिस्टम है उसमें कोई चीज़ बॉयल हो रही है, उसमें से आप उसका 1 ड्रॉप लेके उसका टेम्परेचर चेक करें तो वो भी वही होगा कि जो कि पूरे कंटेनर का होगा, ठीक है। इसी तरह आप डेंसिटी कर लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी की एक कौन सी प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी कि अगर एक लिक्विड है आपका, वो चाहे उसका वो 1 लीटर है या 2 ड्रॉप्स है तो उनकी डेंसिटी जो है वो सेम होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, द अदर पार्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें वो है कि properties that depend upon the quantity of matter। इनके वो प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज होने से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। देयर आर द चांसेस टू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स विद डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके। सिमिलरली अगर आपके पास ये है इंट्रॉपी या इंटरनल एनर्जी, कर लें इंटरनल एनर्जी, तो ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी अमाउंट चेंज करने से चेंज हो जाती है। इसी तरह आपके पास इंथैल्पी है, इंट्रॉपी है, ठीक है, और गिव्स फ्री एनर्जी है। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। सो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। तो हमें ये पता चला कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, वेयर एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज are those properties of a system which do not depend upon the quantity of matter present in the system. Before going to in detail for thermodynamics, for the discussion of first law of thermodynamics and second and then third, before going to these details, we must know what is heat.
as I said earlier, heat is actually, we must know what are these things. Heat, we usually denote it with Q, ओके। हीट को हम Q से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट्स क्या आते हैं, जॉल्स। तो अगर पर मोल में हो तो इसको जॉल पर मोल भी लिखा जाता है, और समटाइम्स इसको किलो जॉल पर मोल भी लिखा जाता है, ओके। हीट, तो हीट बेसिकली क्या है हमारे पास, हीट इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी between two bodies which are at different temperature। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास हीट होती है और इसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, जब आपके पास टू बॉडीज होती हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो एक का हायर होगा एक का लोअर होगा। जो हायर वाली है उसको हॉटर बॉडी बोलते हैं और दूसरे को कोल्ड वन या कूलर बॉडी बोलते हैं। तो यूजली क्या होता है कि जो एनर्जी होती है, जो थर्मल एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो उस ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट, ओके। हीट के बाद हमारे पास एक और टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। इसके भी यूनिट्स क्या हो सकते हैं, जॉल्स होते हैं। अगर इसको आप पर मोल में लेते हैं, मीन के किसी एक मोल की एनर्जी फाइंड करते हैं, तो वो क्या होते हैं, जॉल पर मोल। और अगर उसको आप किलो में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, किलो जॉल पर मोल, ओके। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ये कोई भी सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। और इसको जो डिनोट किया जाता है, इसको कुछ बुक्स में ये ई से भी डिनोट करते हैं और कुछ बुक्स में इसको यू से भी डिनोट किया जाता है, ठीक, यू से भी और ई से, ओके। तो दिस इज एक्चुअली अ टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हिच यूजुअली हैज two components, one of them is kinetic energy plus potential energy, ओके। तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। और वो बेसिकली उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, वन ऑफ देम इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, मूवमेंट। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी हो सकती है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी मूवमेंट हो सकती है। तो वो ऑल टुगेदर सारी जो एनर्जी है उसको मिला के मूवमेंट की वजह से, चाहे वो मॉलिक्यूल्स की मोशन हो, चाहे वो उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन हो, तो उसको भी हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। फिर क्या होती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि ये बेसिकली जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टोरेज एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मसलन कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका जो न्यूक्लियाई है उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो भी पोटेंशियल एनर्जी के सब्जेक्ट में है। और अगर न्यूक्लियाई एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी के सब्जेक्ट में आते हैं। तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दैट काइनेटिक एनर्जी मे बी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मोशंस और द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, whereas potential energy is actually the attractive or repulsive forces between the electrons and the nuclei and electrons and the nuclei, okay। तो ये इंटरनल है। तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो आप कंप्लीटली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्टेड हैं टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम फाइंड करेंगे तो उसको हम वैल्यू से, तो जब व्हेनेवर वी have the change in internal energy, it means
you have two different states, mean a final state and then initial state. तो आप फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आ जाता है। तो चूंकि ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रही है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, तो अब आपको पता लग गया कि एक्चुअली हीट क्या है। हीट इज एक्चुअली a transfer of thermal energy between two bodies which are at different temperatures। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, दैट इज एक्चुअली द total energy of the system which is composed of kinetic energy and potential energy. You cannot find absolutely the internal energy of a system, whereas you has chances to find a change in internal energy. Then you will have some two different states. One of them is called the final state and other one is the initial state. You have their difference and then you will come up with change in internal energy. Okay, now you have a concept about heat, internal energy, and now we have another very important term that is called enthalpy. Okay, ये भी एक एनर्जी की ही फॉर्म है, ठीक है। इसको जो डिनोट करते हैं वो हम H से डिनोट करते हैं, H इंथाल्पी को कहते हैं। और अगर हम इसमें डिफरेंस ले रहे हैं, चेंज इन इंथाल्पी मेजर कर रहे हो तो उसको हम डेल्टा H से लिखते हैं। इसके भी यूनिट्स जो है वो जॉल हो सकते हैं, जॉल पर मोल होते हैं और फिर आप उसको जो है वो किलो जॉल पर मोल में ले सकते हैं, ठीक है। तो इंथाल्पी जो है वो क्या हो जाती है आपके पास, इसको हम H से डिनोट करते हैं। तो इंथाल्पी बेसिकली क्या होती है, ये इंटरनल एनर्जी प्लस उसका पीवी मीन कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, क्या होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वो टोटल जो चीज़ आएगी आपके पास वो क्या कहलाएगी, इंथाल्पी कहलाएगी। मीन कि इंथाल्पी में आपके पास किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी तो होगी ही होगी और उसके साथ उसमें जो वर्क है वो एनर्जी वर्क की फॉर्म में वर्क की फॉर्म में जो स्टोर्ड है, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मीन कि टोटल एनर्जी प्लस वर्क पीवी प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है, तो वो जब ऐड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंथाल्पी। और ये यूजली कब होती है, जब आप कंडीशन कौन सी अप्लाई करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो उस वक्त जो आपके पास एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, इंथाल्पी। तो इसकी आप चेंज भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है आपके पास इंट्रोपी। ओके, इस इंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। इसको डेल्टा चेंज इन इंट्रोपी फाइंड करनी हो तो उसको आप डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इंट्रोपी बेसिकली क्या होती है, ये आपके पास इंट्रोपी इज एक्चुअली डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। ये बेसिकली रैंडमनेस को, डिसऑर्डर को, जितनी भी किसी सिस्टम की में रैंडमनेस ज़्यादा होगी, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगी, उसकी इंट्रोपी ग्रेटर होगी। इन सब टर्म्स को हम डिटेल में भी देखेंगे मगर बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको पता लग गया कि आपके पास हीट क्या होती है। बेसिकली हीट आपके पास क्या है, बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, फिर आपके पास आ जाती है इंटरनल एनर्जी, जिसको आप यू से या ई से डिनोट करते हैं और ये वो एनर्जी है जो कि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है और दैट इज कंपोज्ड ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर आपके पास आ जाती है इंथाल्पी, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, इसमें आप चेंज इन इंथाल्पी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, वर्क प्लस टोटल एनर्जी ऑफ द
सिस्टम। ओके, फिर आपके पास आ जाती है इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या होती है? इंट्रोपी इज एक्चुअली डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम, और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो जॉल पर केल्विन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब फर्स्ट लॉ को देखेंगे वहाँ पे भी ये टर्म्स आएंगी। जब सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो वहाँ पे भी आपके पास ये टर्म्स आएंगी। ठीक है, और जब हम थर्ड लॉ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट इनका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हीट। हीट क्या है? इसको डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। सिमिलरली आपके पास एनर्जी इंटरनल, एनर्जी क्या है? इसको आप डिनोट किससे करते हैं? ई से भी करते हैं और यू से भी करते हैं। फिर आपके पास क्या है? इंथैल्पी है, इसको आप एच से डिनोट करते हैं। फिर क्या है आपके पास? इंट्रोपी है, और इसको आप एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ज़हन में रखें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. First law of thermodynamics is actually based on law of conservation of energy. ओके, वो क्या है? उसमें ये है कि एनर्जी can neither be created nor destroyed, okay, but it can be transferred from one form to another form. This is actually your first law of thermodynamics, or it is based on actually law of conservation of energy. And law of conservation of energy is energy can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one form to another form. वो क्या है जी? इसमें आप क्या क्या लिखते हैं? एनर्जी, ठीक है, कैन neither be created or destroyed. दूसरी बात क्या है इसमें? बट इट कैन बी transferred from, energy can be transferred from one form to another. ओके, तो ये है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब मैथमेटिकली जब हम इसको डील करते हैं तो वो बेसिकली क्या है? वो है कि आपके पास जो एनर्जी है, इनकी चेन एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, जिसको आप यू से भी लिख सकते हैं, ई से भी लिख सकते हैं, वो क्या है? हीट, ठीक है, तो जो वर्क डन, ये फर्स्ट लॉ है, प्लस वर्क डन। अब चूंकि यहाँ पे जो वर्क है वो हम पहले बात कर चुके हैं, वर्क बेसिकली क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। कौन सा वर्क है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वो क्या होता है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैसेस है, और इसका एक वॉल्यूम है, सपोज दैट इज V1 या वेरिएशन। जब आप क्या करते हैं कि प्रेशर थोड़ा सा रिलीज करते हैं तो ये पिस्टन ऊपर मूव करता है, तो ये यहाँ आ जाता है। अब इसका जो वॉल्यूम हो जाता है दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, और वो है V2। ओके, अब इसका जो डिफरेंस है V2 माइनस V1 दैट इज कॉल्ड डेल V। ओके, और इधर क्या आपके पास प्रेशर है, तो वर्क क्या हो गया? प्रेशर
मल्टीप्लाई बाई चेंज इन वर्क, ठीक है, प्रेशर वाली वर्क। ओके, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, हीट प्लस पी डेल वी। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बिकॉज our main concern is the system and we are dealing the energies changes in the system. So अब यहाँ पे क्या हुआ कि सिस्टम ने क्या किया, वर्क किया कहाँ पे, सराउंडिंग पे। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास ये माइनस पी डेल वी हो जाता है। माइनस इंडिकेट्स दैट सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। ओके, तो इसकी आप डिफरेंट फॉर्म लिख सकते हैं। और ये भी हमें पता है कि जब Q हीट पॉजिटिव है, यहाँ पे हीट पॉजिटिव है, इट इंडिकेट्स दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। मीन कि यहाँ पे ये हो रहा है कि सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है, तो Q पॉजिटिव है ना, तो सिस्टम की हीट पॉजिटिव है, इट मीन्स कि हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है। और जब हीट सप्लाई की जाती है और फिर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, मगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, उस वक्त फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये है। और जब ये ऊपर वाली कंडीशन है आपके पास, ये वाली, ये उस वक्त है जब हीट भी सप्लाई की जा रही है और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक, तभी ये पॉजिटिव है। तो यूजुअली जो होता है हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हमारे पास फाइनल यूजुअली आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज system is doing work on the surrounding and heat is being supplied to the system. So this is an endothermic process and work is done by the system. And finally the first law of thermodynamics is total change in energy is equal to heat supplied to the system and work done by the system. Okay, तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैथमेटिकली इसको हम यूं लिखते हैं, ठीक है। और ये किसके साथ चलता है, और ये वर्क कौन सा है, दैट इज प्रेशर वाली वर्क। ओके, अब इसकी डिफरेंट कंडीशन है, वो क्या है उसको देखते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, और आपको ये भी पता है जब Q पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन आपका सिस्टम जो है वो एंडोथर्मिक बिहेव करता है, मीन कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब Q नेगेटिव होता है तो सिस्टम एक्सोथर्मिक की तरफ आप मूव करते हैं, ठीक है। और जब वर्क पॉजिटिव होता है तो ये क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जब वर्क नेगेटिव होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, इन चीज़ों को देखते हैं। ओके, तो ये आपके पास एक फाइनल टर्म आती है, इसमें Q पॉजिटिव है, इसके क्या मीनिंग्स है कि हीट जो है वो सप्लाई की जा रही है सिस्टम, हीट इज बीइंग सप्लाइड टू द सिस्टम, वेयर एज दैट सिस्टम इज डूइंग वर्क on the surrounding. Okay, so the work is negative और इसको आप P del V लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब डिफरेंट प्रोसेस है आपके पास। सपोज अगर आप साइक्लिक प्रोसेस को डील करते हैं, किसको, साइक्लिक प्रोसेस को, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में जो ये चेंज एनर्जी होता है ये क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जब चेंज एनर्जी जीरो है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू Q माइनस P डेल V, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q P डेल V जब साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक कौन सा होता है,
जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 होता है। अब इस इक्वेशन में आप नोट करें, आपके पास क्या है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। डेल वी क्या है, 0 है, तो ये पार्ट क्या होगा, 0। तो डेल ई इज इक्वल टू क्यू और नीचे आप वी लिखेंगे। वी मीन कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो जब आपका आइसोटोरिक प्रोसेस होता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस सूरत में आता है, इस कंडीशन में आता है। तो उस वक्त जो हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास अब आपका कौन सा सिस्टम होगा जी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपके पास हीट जो है वो क्या होती है, ना एंटर हो रही होती है और ना एग्जिट हो रही होती है। तो उस वक्त फिर आपके पास ये जो हीट है ये कांस्टेंट मीन के इसमें नो एंटर नो एग्जिट, तो ये आपके पास डेल ई इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी बन जाता है। ठीक है, जब हीट ऑफ कर देते हैं। और इसी तरह जब आपके पास आइसोबैरिक प्लस आता है, आइसोबैरिक, ठीक है, आइसोबैरिक क्या होता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब प्रेशर क्या है आपके पास कांस्टेंट होता है तो फिर क्या होता है कि ये डेल पी, ठीक है, क्यू माइनस पी डेल वी ही रहता है, मगर यहाँ पे आप कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये करते हैं कांस्टेंट प्रेशर, क्यू पी इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। जब एट कांस्टेंट प्रेशर होता है हीट, जब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कुछ ये कंडीशन आ जाती है आपके पास। अब ये जो कंडीशन है इसको हम, ये वाली फॉर्म हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एच की इक्वल होती है। और ये क्या होता है हमारे पास, एंथैल्पी। ओके, क्लियर होगी बात। तो जब असाइक्लिक प्रोसेस है तो उस वक्त ये आपका फर्स्ट लॉ बनता है इस कंडीशन में। जब आइसोटोरिक है तो दिस वन, जब एडियाबैटिक है तो ये, इसको आप भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसके लिए ये है, ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, पी डेल वी, वर्क डन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, पॉजिटिव मीन वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसका ये मीनिंग है कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो जो भी सिस्टम है तो उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसको हम फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और आइसोबैरिक कंडीशन में आपके पास ये चीज़ आती है एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, और साथ में डेल भी है, कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये आ गया। अब आपके पास सिर्फ इक्वेशन आ जाती है, और ये चीज़ आपने पहले पढ़ी है कि ये क्या होती है, ये बेसिकली एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या होता है बेसिकली, ये एट कांस्टेंट, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप एट कांस्टेंट प्रेशर डील कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली आप एंथैल्पी मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब आप एट कांस्टेंट प्रेशर उसको डील करते हैं तो उस वक्त बेसिकली आप सिस्टम की एंथैल्पी को फाइंड